Hello students, Maths for Competitive Exam Part 19 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 4:5:8 अनुपात में है तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, 4:1 तथा 2:3 अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता क्या है कि 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि हमको ये नहीं पता कि तीनों बर्तनों में दूध और पानी कितना कितना है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है। तो पहले बर्तन में जो है टोटल जो है 4 का अनुपात है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है। मान लेते हैं कि दूध और पानी का अनुपात टोटल 4x लीटर का पहले बर्तन में है और अनुपात है, साथ साथ में अनुपात को भी यूज करता हूं। और कहता है जो दूसरा बर्तन है उसमें 5x लीटर का टोटल दूध और पानी का अनुपात है। मान लेते हैं 5x लीटर है। और थर्ड जो आपका बर्तन है इसके अंदर जो पानी और दूध का जो अनुपात है वो 8x लीटर के अनुपात में है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। ये लीटर मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इस एल को लगाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4x, 5x और 8x का अनुपात है जो टोटल दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात है तीनों बर्तनों में। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पहले बर्तन में जो है आपका जो दूध और पानी जो है वो 5:3 के अनुपात में है। तो अगर मैं यहाँ से आपको बता दूं तो मुझे इससे इस लीटर में जो भी लीटर है, हमको क्लियर लीटर का पता नहीं कितने कितने लीटर ये हैं। मैं मान लेता हूँ कि पहले बर्तन से 1 लीटर में कहता है समान मात्रा में मिश्रण को लेना है हमको। तो पहले बर्तन में मान लेता हूँ कि 1 लीटर का हमने मिश्रण लिया, ठीक है। 4x लीटर है, उसमें से 1 लीटर बस हमने ले लिया और इसमें से भी 1 ही लीटर लेंगे और इसमें से भी थर्ड बर्तन में से भी 1 ही लीटर लेंगे। तीनों में से समान मात्रा हमने ले ली। और यहाँ से देखो, जब 1 लीटर जब मैं पहले बर्तन में से लूँगा तो इसमें दूध का अनुपात क्या हो जाएगा। 1 लीटर मैंने यहाँ से ले लिया है और इसमें दूध का अनुपात हो जाएगा, यहाँ दूध और पानी का अनुपात 5:3 है पहले बर्तन में। तो इसका दूध का अनुपात अगर मैं निकालना चाहूँ तो दूध का रेशियो 5 अपॉन में दोनों का सम 5, 3, 8। पहले बर्तन से दूध का अनुपात ले लिया प्लस दूसरे बर्तन से भी मैंने 1 लीटर मिश्रण लिया, ठीक है। और इसमें से दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दूध का आपका 4 का है बटे में 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये दूसरे बर्तन का टोटल अनुपात दूध का हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं तीसरे बर्तन से 1 लीटर का मिश्रण लेकर और जब अगर मैं यहाँ से दूध का अनुपात निकालूँ तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात 2:3 का है। तो यहाँ से दूध का 2 हो जाएगा बटे में दोनों का सम। तो यहाँ से आपका टोटल दूध का अनुपात निकल जाएगा। रेशो लगा देते हैं। अब मैं यहाँ से पानी का अनुपात निकालना चाहता हूँ, तो इसी 1 लीटर के मिश्रण में से अगर पानी का अनुपात अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो अब हमको करना क्या पड़ेगा। इसी 1 लीटर के मिश्रण में अगर मैं पानी के अनुपात की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो 5/3 का अनुपात है पहले बर्तन में। तो पानी का अनुपात हो जाएगा 3 का बटे में दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 1 इंटू, अब फिर पानी का अनुपात दूसरे बर्तन में हो जाएगा 1 बटे दोनों का सम 5। अब प्लस का यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 बटे, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय पानी का अनुपात निकालना है तो पानी की वैल्यू 3 है, 3 बटे दोनों का सम 5, तो 3/5 यहाँ से आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ 8, 5 और 5 इसके डिनोमिनेटर में है। तो बोथ साइड से अगर ये डिनोमिनेटर में अगर 8, 5 है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। ये 40 है। तो अगर ये 40 आता है तो यहाँ पे देखो 8 पंजे 40 होता है, 5 बार में कटेगा तो 5 पंजे ऊपर जाके 25 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे 5 अट्ठे 40 होता है तो ऊपर जो है आपका 8 चौका 32 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 अट्ठे 40 होता है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। रेशो अब आपके यहाँ पे वैल्यू मैं चेक करूँ तो यहाँ पे भी आपका जो है इनका जो वैल्यू जो आएगी, इनका जो एलसीएम आएगा वो भी यहाँ पे भी 40 आएगा। तो यहाँ पे 8 पंजे 40 तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा इधर से न्यूमरेटर में, तो 15 ये हो जाएगा और आपका प्लस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो इस 24 को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसको चलिए इसको ऊपर सोल्व कर देते हैं। नीचे जगह नहीं है, नीचे बोथ साइड अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम आपस में काट सकते हैं। 40 से 40 कट जाएगा और यहाँ पे जो सम करता हूँ अगर मैं न्यूमरेटर्स का तो आपका ये हो जाएगा 6, 5, 11 और 2 13 का 3 कैरी 1 और 3, 2, 5 और 1 6 और 1 7, 73 यहाँ से आ गया सम करके। और यहाँ का जो सम है आपका 15 का 8 का और 24 का, ये हो जाएगा 8, 5, 13 और 4 17 का 7 कैरी 1 और
2 1 3 और 1 4, तो 73:47 का रेशो आया, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 5,670 रुपये को ए, बी, सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 6 रुपये मिलता है तो बी को 10 रुपये मिलता है, और बी को सी का 80% तथा सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, तो डी को बी से कितना रुपये अधिक प्राप्त हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। तो कहता क्या है कि इसमें 5,670 रुपये को ए, बी, सी, डी के बीच में बांटना है, और इस तरीके से बांटना है कि जो ए को अगर 6 रुपये मिलता है तो बी को 10 रुपये मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ए बटे बी करूं तो अगर ए को 6 रुपये मिल रहा है तो बी को कितने रुपये मिल रहा है, 10 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं इसका रेशो बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपस में कट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा आपका, ए रेशो बी डायरेक्ट बना लेते हैं, तो ए रेशो बी बराबर हो जाएगा 3:5 के। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। जो बटा होता है ये आपका जो अपोन का साइन होता है वो रेशो का ही साइन होता है। अब आगे कंडीशन क्या कहता है कि बी को सी का 80% मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बी और सी का अगर मैं रेशो निकालूँ तो सी का 80% बी को मिलता है। अगर मान लो अगर सी को 100 रुपये मिलता है तो उसका 80% कितना हो जाएगा, 80 रुपये। देखो अगर सी को मान लेते हैं 100 रुपये मिलता है, ठीक है, तो बी को कह रहा है सी का 80% मिलता है, तो बी को कितना मिल जाएगा, 80 रुपये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ 20 पंजे 100, 20 चौका 80। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि बी रेशो सी का जो रेशो हो गया वो 4:5 का हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो अब क्या कहता है आगे, नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि सी को जो है वो डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है डी का 2/3 भाग जो है प्राप्त होता है सी को। तो यहाँ से भी एक कंडीशन बन गई है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूँ। कह रहा है कि सी को डी का 2/3 भाग प्राप्त होता है, मतलब ये हुआ इस 3 का, जो डी का जो 3 है इसका 2/3 2 होता है। ध्यान रखना, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो मेरे काफ़ी लास्ट में वीडियोस मैंने बना रखी है, एकदम क्लियर करके मैंने समझा रखा है आखिर ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर सी रेशो डी का रेशो अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2:3 का रेशो आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपकी कॉमन है वो बराबर होनी चाहिए, तभी हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू b की है वो यहाँ पे 4 है, जो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, b की वैल्यूज़ बराबर होनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका अगर मैं क्लियर कर दूँ तो देखो यहाँ पे मैं 5 है तो यहाँ पे मैं 4 से गुणा कर दूँ, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 तिहाई 12 है, इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, 4 तिहाई 12 रेशो 5 चौक 20। ठीक है, 12:20 यहाँ से हो गया है, और मैं इसको क्लियर कर दूँ आपको तो ये हो जाएगा आपका 4 पंजे 20 रेशो 5 पंजे 25 का। तो यहाँ से आपको जो है ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आपकी जो है कितनी आ चुकी है, आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से 12 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू 25 है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब मेरी यहाँ पे सी की वैल्यू गुणा करने के बाद 25 हो गई है, तो ये जो सी और डी के रेशियो में जो सी है ये भी हमारा 25 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको 25 बनाना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 25 लिख सकता हूँ। तो 25 बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 25/2 करना पड़ेगा, मतलब 25 से गुणा और 2 से भाग। तो 25/2 की जब 2 से गुणा करूंगा तो सी की वैल्यू तो 25 आ जाएगी, और डी की वैल्यू अब क्या आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे 25 यहाँ 75/2 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 75/2। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो ये देखो, अगर 2 की गुणा करूँगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ए का अनुपात, अब बी का अनुपात हो जाएगा 20 दूनी 40, और सी का अनुपात हो जाएगा 25 दूनी 50, और डी का अनुपात आपका 75 रहेगा। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी का अनुपात निकल चुका है। कह रहा है कि डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। पहले तो हमें ये चेक करना है कि इन टोटल का पहले हम सम करेंगे, जो भी ये रेशो निकला है, तो रेशो का जो सम है, ये जो रेशो का जो सम है ये हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा 7 5 12, 4 16 और 2 18, तो 18 189 के बराबर हो जाएगा आपका टोटल पैसा 5,670 रुपये। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 189
ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, तो 189 तियाँ 567 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में, आपका जीरो एज इट इज़ है, तो 1 बराबर 30 के हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। एक का रेशो 30 के बराबर है, ठीक है ना, 30 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि डी को बी से कितने रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो यहाँ देखो, ये डी आपको 75 है और बी क्या है 40, तो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको रेशो में, आपका 35 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक रेशो जब 30 रुपये के बराबर है तो 35 से बोथ साइड गुणा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल रुपए आ जाएंगे, तो 35 का रेशो जो होगा, जो ज़्यादा है 35, वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 35 तियाँ 105 होता है और आपका जीरो ये है, तो 1050 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट आपके अंदर अगर माइंड में अगर क्रिएट होता है तो डायरेक्ट आप जो है कमेंट करके मुझे बताइए, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपये हो तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर क्या है। पहले कहता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में, कोई वस्तु है उसको अगर उत्पादन किया जाता है तो उसमें कच्चा माल मान लेते हैं के है, श्रमिक को मान लेते हैं एस है, और आपका अन्य मद को मान लेते हैं ए है। तो इन सभी पर जो खर्च का जो रेशो है वो 10:8:5 का अनुपात है। फिर कहता है कि यदि वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपये हो, तो देखो कहता क्या है कि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च कह रहा है, तो ये जो श्रमिक खर्च जो है ये आपका बीच वाला रेशो है 8 का, तो इसका रेशो 8 का वो टोटल एक वस्तु के उत्पादन पे श्रमिक खर्च के बराबर हो जाएगा 128 के, क्योंकि श्रमिक खर्च का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 8 एकम 8, यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 8 छः 48, तो यहाँ पे एक का रेशो किसके बराबर हो गया है 16 रुपये के। तो अगर एक का रेशो 16 रुपये के बराबर हो चुका है तो कह रहा है कि ऐसे 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर कुल खर्च क्या है। तो कच्चे माल का खर्च यहाँ पे कितने का रेशो है 10 का रेशो है। अगर मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे जो है कच्चे माल का खर्च आ जाएगा 160 रुपये। ठीक है, बट वो पूछ रहा है कि 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल का, क्योंकि ये देखो आपको दिया था कि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च दिया हुआ था, तो ये रेशियो हमने एक वस्तु के बराबर दिखाई है, तो इसीलिए यहाँ पे आपकी वैल्यू 160 आई है। ठीक है, 10 से गुणा करने पे 160 आई है, बट वो क्या कहता है 10 वस्तुओं का उत्पादन लगाना है, तो इसलिए फिर 10 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल जो है 1600 रुपये का खर्चा हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, जो एक का जो रेशियो आया था, जो ये 8 बराबर 128 दिखाया, वो एक वस्तु के उत्पादन पे खर्च था। तो एक वस्तु का जो रेशो के बराबर 16 रुपये है, तो यहाँ पे 10 रेशो है, तो 10 के बराबर 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी एक वस्तु का है 160 रुपये का, ध्यान रखना। तो 10 वस्तुओं को निकालने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 7 केला और 4 आम का कुल मूल्य 5 आम और 3 सेब के कुल मूल्य के बराबर है। 2 सेब का मूल्य 3 केला के मूल्य के बराबर है और 1 आम और 1 केला के मूल्य का अनुपात क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। मान लेते हैं जो केला है, इन सभी को इंग्लिश में हम मान लेते हैं। तो जो कह रहा है 7 केला मान लेते हैं, 7 जो बनानाज हैं वो, और 4 आम हैं, तो 4 मैंगो ले लेते हैं। तो 7 बनानाज और 4 आम का कुल मूल्य वो क्या कहता है कि 5 आम, 5 मैंगो और 3 सेब, 3 आपका एप्पल के कुल मूल्य के बराबर है। यहाँ से एक कंडीशन हमारी बन गई है जो इसने बताया है। आगे क्या कहता है कि 2 सेब का मूल्य, जो 2 एप्पल्स हैं, इसका जो मूल्य है वो 3 बनानास के मूल्य के बराबर है, 3 बनानास के मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है 1 आम और 1 केला के मूल्य में क्या अनुपात है। ठीक है, तो 1 एप्पल और 1 बनानास का हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, मैंगो बोथ साइड है और यहाँ पे इधर एप्पल है और इधर बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मर्जी है, या तो एप्पल की वैल्यू पुट कर दो या बनानास की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं बनाना की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे 7 गुना हो जाएगा, बनानास की जगह पे बी की वैल्यू यहाँ से 2a/3 हो जाएगी, 2a/3। और यहाँ पे 4m पहले से ही है, तो 4m बराबर ये हो जाएगा इधर 5m प्लस के 3a। तो आपका ये 4m राइट साइड चला जाएगा, तो 5m माइनस 4m आपका m हो जाएगा, और इधर 3a इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14a/3 माइनस के 3a। तो ये आपका जो इधर से आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी, ये हो जाएगी 5a।
क्योंकि 14a माइनस 3 3 9 है, आपका 5a होता है और अपॉन में 3 के। तो ये a अगर मैं अपॉन में ले लूँ, यहाँ से अगर आपको मैं क्लियर कर दूँ तो आपका जो कंडीशन जो बना है, ये कंडीशन बना है m बराबर 5a अपॉन 3 का। और ईजी है, आपका आंसर आने वाला है। देखिए अगर a को मैं अपॉन में ले लूँ तो मैंगो अपॉन इसका एप्पल का जो रेशियो है वो 5:3 का है। पूछ कर रहा है कि मैंगो और बनाना का। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ से जो है ना इसमें जो है बनानास की वैल्यू पुट करके और एप्पल की फॉर्म में ले आया। तो मैंगो और एप्पल का जो है रेशियो यहाँ से निकल गया। मुझको निकालना क्या था, मैंगो और बनाना का। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसको जो है यहाँ से इसको दोबारा सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझको करना क्या था, मुझको ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 7b तो पहले से ही है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 7b और प्लस का 4m। इसको एक काम करते हैं, दोबारा हम सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन में तो हमने गड़बड़ कर दी है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं दोबारा। कहता है कि 7 केला जो है, 7 बनाना और 4 एप्पल, ठीक है, वो 4 मैंगो का जो कुल मूल्य है वो 5 मैंगो और 3 एप्पल के मूल्य के बराबर है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा था कि 2 सेब का मूल्य 3 केला के मूल्य के बराबर है, तो 2 एप्पल जो है वो 3 बनाना के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये 7b तो आपका है, क्योंकि बनाना में और एप्पल में आपका जो है वो लाना है, क्या कहते हैं, ठीक है ना, बनाना में और एप्पल नहीं, बनाना और इसका मैंगो का हमको रेशियो बनाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एप्पल की जगह पे ये तो आपका मैंगो है, ठीक है ना, 4 मैंगो है, ये ध्यान रखना आप, बराबर 5m प्लस के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्पल की वैल्यू पुट कर देंगे बनाना के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 3b/2 यहाँ से, ठीक है। तो 3b/2 यहाँ से हम पुट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4m इधर चला जाएगा, तो 5m माइनस 4m क्या हो जाएगा, आपका m बचेगा। और आपका 7b तो आपका एज इट इज़ है इधर, और ये वैल्यू जब लेफ्ट साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगा 9b/2। तो यहाँ से आपको 7 2 14b माइनस 9b होता है 5b/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपके लिए काफ़ी इजी हो चुका है। आपका यहाँ पे दिया है कि मैंगो इक्वल टू 5 बनानाज/2, तो बनाना आपका अपॉन में आ जाएगा, तो मैंगो रेशियो बनाना का वैल्यू 5:2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, मैंगो और बनाना का ही पूछ रहा था, तो यहाँ से 5:2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, कह रहा है कि कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 अनुपात में बढ़ गए, तथा कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में 3:2 के अनुपात में घट गए। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे तो कक्षा 8 की परीक्षा में उसके अंक क्या थे। ये आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप मुझे बताइएगा। इसका जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, अगर आपसे हो गया तो आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं होता है तो मैंने इससे 2-3 वीडियो पहले जो मैंने बनाई है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग वहां से चेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।